हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमरे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो दोस्तों, ये एमपी सिविल जज प्री एग्जाम देखो ये 2009 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो वो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना, देखो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्य के महाधिवक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राज्य के राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। इज द राइट आंसर। ओके बी। और याद रखना इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो और अगर राज्यपाल चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा। याद रखना, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को देता है। याद रखना, ये राष्ट्रपति को देता है। ओके, देखो और एक बात याद रखना, देखो इससे रिलेटेड देखो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना। देखो उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो याद रखना 124 के तहत किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। ठीक है दोस्तों, और याद रखना, और भारत देखो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत। ओके फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्यों का राज्यपाल होगा? तो ये होगा अनुच्छेद 153 के तहत। ओके, और दूसरे पॉइंट देखो इससे रिलेटेड, ये महाधिवक्ता के बारे में जान लो। देख संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा? तो अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है दोस्तों, ये महाधिवक्ता के बारे में और पॉइंट याद रखना, महाधिवक्ता जो रहता है वो राज्य का सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ओके, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय को निवेदन कर सकता है। तो ये देखो इसका मतलब है कोई व्यक्ति अगर मेरे पर किसी प्रकार का उल्लंघन हो रहा है, मतलब कोई जिला सत्र न्यायालय में अगर किसी प्रकार का अगर मेरे देखो अदालत के द्वारा जो दी गई उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं उच्चतम न्यायालय में, जैसे उच्चतम न्यायालय में मैं अपना अपील कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो ये याद रखना अनुच्छेद 226। ठीक है दोस्तों, कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में जान लो, जैसे कि अनुच्छेद 20 के तहत है ना, अनुच्छेद 20 के तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आपको भी बढ़िया किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखो आजू बाजू का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट होगा, है ना। अनुच्छेद 20 के तहत क्या कहा है? अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण, जैसे मैं लिख देता हूँ। देखो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो इसके तहत 3 स्वतंत्रता प्राप्त की गई, जैसे कि इसके तहत 3 प्रकार की, अनुच्छेद 20 के तहत प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ओके, तो उसके बाद नंबर 1 पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। देखो किसी भी व्यक्ति को, देखो नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, है ना, एक बार ही सजा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी, ना कि 2 बार। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? देखो अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद बनने वाले कानून के तहत नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिस समय अगर कोई अपराध हुआ तो उस समय जो सज़ा है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अपराध करने के समय जो कानून है
कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। देखो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सजा करता है, इधर पहले जो कानून था उसके तहत, देखो इधर जो कानून था, जैसे कि यहाँ 10 साल की सज़ा था, इसमें 5 था और इसमें ये कर दिया 15 साल का, ये तो इसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि इन दोनों के, है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते, इसके तहत भी नहीं मिलेगी, इसके तहत भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कितने साल का, 5 साल का, तो 5 साल का सज़ा मिलेगी, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कई बार होता है ना, जैसे कि पुलिस वाले, देखो किसी भी व्यक्ति को पीट के वो अपना एक कबूलनामा वगैरह करवा लेते हैं, इस प्रकार से वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत। देखो ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। देखो इससे क्या है, आप एक जागरूक नागरिक के तहत कहलाओगे। ठीक है, अगर देखो आर्टिकल वगैरह पता रहता है तो कोई व्यक्ति अपने को डायरेक्ट बोल नहीं सकता, है ना। उसके बाद क्या करें, अनुच्छेद 32 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। अनुच्छेद 32, इसमें क्या कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो अगर कई बार पूछा जाता है जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल से लिया गया है, तो याद रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है दोस्तों, और याद रखना इसमें देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत आईएमपी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। देखो बाकी कंपटीशन में भी, लेकिन यार देखो आप तैयारी कर रहे हैं सिविल जज की, तो इसमें भी जरूर इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 22 के तहत जान लेते हैं। 22 क्या कहता है, इसके तहत देख लो कुछ 20 और 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। आपको अगर गिरफ्तार किया किसी पुलिस ने, तो आपका अधिकार बनता है सत्य में लेने का कारण बताना होगा पुलिस को। ठीक है, ये आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, आप पूछ सकते हो उसे, वो बताएगा पुलिस वाला कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर जज के सामने पेश करना होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, तो आपको गिरफ्तार किए तो आपको आपके पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इससे आपको और समझ में आ जाए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने
माने ढंग से, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता, उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ठीक है दोस्तों, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, है ना। ये अधिकार देता है अनुच्छेद 22 आपको। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, उसके बाद 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर, आने और जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। ओके। और थर्ड पॉइंट, देखो आपको अपने वकील से बात करने की परमिशन रहेगी। ठीक है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। लेने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 22। इसको भी आपको जानना जरूरी है, याद कर लेना। ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। ठीक है, तीसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है? तो याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा स, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बंदी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, देखो, संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत कैसा है। ठीक है, तो इसके बारे में देख रहे थे ऑप्शन में क्या क्या दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या फिर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है, या फिर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है दोस्तों, ये किस में कहा गया है? भारत की उद्देशिका में ये घोषित है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था? है ना, मसौदा समिति का अध्यक्ष था। तो ये कौन था? तो ये पहले देख लेते कौन सा ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर मोतीलाल नेहरू, या मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन नंबर आ। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे एमपी सिविल जज प्री एग्जाम 2009 में जो भी पूछे गए थे वो क्वेश्चन। ठीक है, और आप हो सके तो कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ताकि इससे एक आइडिया हो जाएगा यार उस टाइम किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करो। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।